slide we have studied about the various parts of human respiratory system, जहाँ पे हमने देखा था जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसको वाया नॉस्ट्रल्स, ठीक है, हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं 2 नॉस्ट्रल्स, ठीक है, उसके थ्रू एंट्री मिलती है। तो ये जो आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है वो आपके सबसे पहले नोज में एंटर करती है, नोज में भी कहाँ, नॉस्ट्रल्स में, ठीक है। नॉस्ट्रल से फिर ये जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है नेजल पैसेज में, ठीक। फिर नेजल पैसेज से ये जो ऑक्सीजन होता है एंटर करता है नेजोफेरिंक्स में, ठीक है। फेरिंक्स का वो पार्ट जो कि एयर को कैरी करता है उसको कहते हैं नेजोफेरिंक्स। नाउ नेजोफेरिंक्स से फिर ये एंटर करता है ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया को ही हम बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया से फिर ये चला जाता है ब्रोंकाई में। अच्छा, ब्रोंकाई की खास बात क्या थी कि ये आपका पार्ट जो होता है वो लंग्स के अंदर होता है, बाकी ये सारे पार्ट जो है वो लंग्स के नहीं हैं, ठीक है। ब्रोंकाई से फिर जो आपका एयर होती है यानी कि ऑक्सीजन होती है वो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, एंड ब्रोंक्यूल से फिर फाइनली जो एयर होती है यानी कि ऑक्सीजन होती है वो कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई में। नाउ ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इनका काम होता है बस ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू एल्वियोलाई एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इनटू एटमॉस्फेयर। तो ये जो आपका नॉस्ट्रल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट होता है इनका काम होता है एयर को पहुंचाने का, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का, एंड एटमॉस्फेयर से जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसको आपका एल्वियोलाई में पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। मेन जो आपका गैसियस एक्सचेंज होता है वो आपका एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। बाकी ये सारे पोर्शन जो होते हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जिनका बस काम है ट्रांसपोर्ट करना O2 एंड CO2 को, ठीक है। जो मेन आपका गैसियस एक्सचेंज होता है वो आपका एल्वियोलाई के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, एल्वियोलाई प्रेजेंट कहाँ होती है, तो मैंने आपको बताया था कि टिप्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स कंटेन्स बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि आपके होते हैं एल्वियोलाई। नाउ क्योंकि ये एल्वियोलाई में आपका गैसेस एक्सचेंज होना है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो आपकी बहुत ही थिन होती है, ठीक है, एकदम पतली सी मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, सो दैट जो गैसेस एक्सचेंज है वो बहुत ईजिली हो जाए। क्योंकि गैसेस जो है वो कैसे एक्सचेंज होंगी, वाया डिफ्यूजन, है ना, तो डिफ्यूजन इजीली हो सके इसीलिए वो जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। अच्छा, आप इसको एक एग्जांपल से समझो। मैंने आपको 3 शीट दी हैं, एक मैंने टिश्यू पेपर दिया आपको, दूसरा मैंने आपको नायलॉन का कपड़ा दिया एंड तीसरा मैंने आपको पॉलीथीन बैग दी। मैंने कहा अब आप इसे पानी को एब्जॉर्ब कराइए, ठीक है। तो बताओ सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन किस में होगा, तो आंसर है टिश्यू पेपर। तो सेम वे में आपकी एल्वियोलाई भी होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिससे वो बनी है यानी कि वॉल, वो इस तरीके से बनी है कि उससे आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न हो सके। क्योंकि अगर डिफ्यूज़न नहीं होगा तो फिर गैसेस एक्सचेंज होगा कहाँ से, है ना। अगर इसकी मेम्ब्रेन जो है वो मोटी होती, थिक होती, ठीक है, थिक वॉल होता तो जो O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन है वो नहीं हो पाता, ठीक है, तो उससे हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपका एल्वियोलाई होती है इसकी वॉल बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, ताकि आसानी से जो गैसेस है वो डिफ्यूज़ कर सके, ठीक है। तो देखो अब होता क्या है, ये जो आपका एल्वियोलाई है, ठीक है, इसकी जो वॉल होती हैं, ठीक है, देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। ये आपका एक एल्वियोलाई है, मैंने इसका देखो एक पोर्शन को यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रही हूँ कैसे इसकी वॉल होती है, ठीक है, ये उसकी वॉल दिखा रहे हैं हम। अच्छा देखो, वॉल से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बलून फुलाते हो, है ना, तो बलून के अंदर क्या है, गैसेस हैं, एंड जो बलून है वो उसका वॉल है ना, तो सेम वे में इसके अंदर गैसेस भरी हुई हैं एंड इसका जो आउटर सरफेस है उसको हम बोल रहे हैं वॉल। जिस तरीके से ये आपका बलून होता है ना, इसके अंदर गैसेस है एंड ये क्या है उसकी, ये उसकी वॉल है।
तो सिमिलरली ये जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई के ये जो आपको आउटर सरफेस दिख रही है, हम उसी को बोल रहे हैं वॉल, ठीक है। तो इसी वॉल का मैं अब आपको जूम करके दिखा रही कि उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये बहुत पतली होती है, थिन वॉल्ड होती है। अभी मैंने आपको बताया कि आसानी से जो ऑक्सीजन है वो इसमें डिफ्यूज़ हो सके एंड जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका डिफ्यूज़ हो सके, इसीलिए उसको बहुत ही पतला बनाया जाता है, थिन वॉल बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो इसकी जो वॉल होती है इसमें होती है कई सारी पतली पतली कैपिलरीज। तो इस तरीके से इसकी वॉल में ये पतली पतली सी कैपिलरीज है। देखो मैंने तो आपको बहुत ही मोटा करके दिखाया है, ये बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ब्लड कैपिलरीज है तो ब्लड ही होगा। अब इस ब्लड कैपिलरीज में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है CO2 CO2 CO2, ठीक है। हर ब्लड कैपिलरीज में CO2 है, ठीक। और ये CO2 कहाँ से आ रहा है, ये जो ब्लड होता है आपकी बॉडी में जितना भी रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको ये ब्लड क्या करती हैं, एल्वेलाई के अंदर ले आती हैं। तो जितना भी CO2 प्रोड्यूस होगा और साथ में जो वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा ब्लड के थ्रू इस एल्वेलाई में आता है। तो ये जो ब्लड की कैपिलरीज है, तो ब्लड की कैपिलरीज में देखो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है ना। एंड जब यहाँ पर ऑक्सीजन आया तो इस बलून के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये आपका बलून जैसा एल्वेलाई है, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्वेओलाई। इसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, इसकी जो वॉल है उसमें क्या है CO2 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 CO2, ठीक। इस तरीके से पूरा वॉल इसका कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसकी वॉल में कौन सी कैपिलरीज हैं, आपकी ब्लड कैपिलरीज, जो कि ब्लड लेके आ रही हैं आपकी पूरी बॉडी सेल से। एंड बॉडी सेल में रेस्पिरेशन से क्या जनरेट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट। क्योंकि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहेगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, इसीलिए दे नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो इसको एलिमिनेट करने का काम होता है लंग्स में जो प्रेजेंट होती है एल्वेलाई उसका, ठीक है। तो जितना भी ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो सारा का सारा सेल से CO2 को एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है एंड देन फिर एल्वेलाइज में लेके जाता है। तो इसीलिए जो आपकी एल्वेलाई होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एंड जब हम इनहेल करते हैं यानी कि जब हम ब्रीथ को अंदर लेते हैं तो इस एल्वेलाई के अंदर, इस बलून के अंदर ऑक्सीजन बहुत सारा होगा, है ना। देखो बहुत सारी ऑक्सीजन है कि नहीं। तो अब खुद ही सोचो, यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन कम। सिमिलरली यहाँ इस वॉल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पर है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि ये वॉल मैंने अभी आपको बताया बहुत ही पतली होती है, तो इससे आसानी से जो ऑक्सीजन होता है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन में चला जाता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है। तो अब बलून के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एंड बलून की वॉल में आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि जो कैपिलरीज हैं अब उसमें CO2 जितना भी था वो सारा खाली हो जाएगा एंड जितना ऑक्सीजन होता है वो सबको वो ले लेती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ये जो ब्लड होगा वो वापस से उस ऑक्सीजन को फिर से सेल्स में ले जाएगा, क्योंकि सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, है ना। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में होता रहता है, जहाँ पर जो ब्लड है वो बार बार CO2 को लेकर आता है एंड इस एल्वेलाई से ऑक्सीजन को लेकर फिर वापस से सेल्स में जाता है, ठीक है। फिर जब सेल्स वापस से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो फिर वापस से एल्वेलाई में आता है, फिर ऑक्सीजन लेके जाता है एंड देन इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस होता रहता है। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इसके अंदर चला गया, अब उसका क्या होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस बलून के अंदर है वो फिर अपनी ब्रोंकाई से, ये देखो
तो मैंने बताया ना टिप्स पे ब्रोंकाई के आपका क्या, सॉरी ब्रोंक्यूल्स के क्या प्रेजेंट होता है, एल्वेलाई। तो यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन जैसे ही आपका बढ़ जाएगा तो सारा CO2 फिर इस ब्रोंक्यूल से, इस पाइप से ब्रोंक्यूल में गया एंड ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेजोफेरिंग्स, नेजल पैसेज, नॉस्ट्रिल, नोज एंड देन आउटर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई। तो जो अभी हमने पहले पढ़ा है उसी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सो दैट जितने भी थोड़े बहुत डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई होगी। ठीक है, यानी कि वो ब्लड जो कि सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रही होगी। ठीक है, दैट इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड का मतलब है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीनेटेड मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ब्लड आपका CO2 लेके आ रहा होगा वो आपका कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो एंटर्स द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एल्वियोलस। मैंने आपको बताया ही था कि ये जो आपका एल्वियोलाई होता है ये आपका एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या था, ब्रोंक्यूल्स, एंड ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, नाउ अब ये जो एल्वियोलाई की वॉल होती है, ठीक है, ये जो एल्वियोलाई की वॉल है उसमें बहुत थिन क्या होती हैं, आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, एंड इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है CO2 रिच यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, तो ये जो CO2 रिच ब्लड होता है उसकी वजह से जितना भी आपकी वॉल्स हैं उसमें CO2 का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा CO2 ही कैरी कर रहा है। एंड जब हम इनहेल करते हैं यानी कि ब्रीद इन करते हैं तो ब्रोंकाई से आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इसके अंदर आता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि वॉल्स में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि उसके ऑपोजिट में CO2 का कंसंट्रेशन इस वॉल में ज़्यादा है क्योंकि ब्लड कैपिलरीज CO2 ही कैरी कर रही हैं एंड यहाँ पर CO2 जो है वो बिल्कुल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है एंड ब्लड कैपिलरीज में ना बराबर है तो वो इधर से इधर मूव करेंगी। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वॉल्स की कैपिलरीज में तो ज़्यादा है लेकिन इस एम्प्टी स्पेस में बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, CO2 जो है वो अपने वॉल की कैपिलरीज से मूव करेगा इनसाइड द एल्वियोलाई। ठीक है, तो अब स्लोली एंड धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर वॉल्स में जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होंगी उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा एंड ये जो एम्प्टी स्पेस है एल्वियोलाई में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन पूरा फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये ऑक्सीजन को फिर वापस से कहाँ ले जाती हैं, सेल्स में, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन चाहिए रहता है फिर से रेस्पिरेशन कराने के लिए। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी में ये प्रोसेस 24 आवर्स होता रहता है। सेल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ब्लड से लेती हैं एंड ये ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ से लेके आ रही है, एल्वियोलाई से। ठीक है, अब इस एल्वियोलाई में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका क्या होता है, तो वो आपका फिर इसी पाथवे से ब्रोंक्यूल्स में चला जाता है, ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में एंड जब आप एक्सहेल करते हो है ना, ब्रीद आउट करते हो तो वो जो एल्वियोलाई की कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सारा बाहर निकल के फिर आपके नॉस्ट्रिल से आउटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो CO2 डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलर कैविटी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो एल्वियोलर कैविटी, देखो ये कैविटी है ये वॉल है तो वो जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन इन द ब्लड, देखो लिखा है ना
यहाँ जो वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन इस एम्प्टी स्पेस में CO2 का कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो इसीलिए वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन भी अपने एम्प्टी स्पेस में तो ज़्यादा है लेकिन इस वॉल्स में नहीं होता है, तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है, यानी कि वो ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन चला जाता है। एंड जैसे ही ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन मिलता है फिर वो ब्लड को फिर वापस से कहाँ भेज देती हैं, सेल के अंदर, एंड फिर सेल्स में अगेन रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, एल्वियोलस हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द ब्लड इन कैपिलरीज। तो ये जो एल्वियोलस का एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू एल्वियोलस की वॉल जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द कैपिलरीज एंड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? तो देखो ये जो आपकी एल्वियोलाई की वॉल होती है, ठीक है, देखो ये आपका एल्वियोलाई का एम्प्टी स्पेस है ना, कैविटी जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, एंड ये होती है उसकी वॉल। ठीक है, देखो वॉल जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए इतना मोटा बनाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत पतली सी लेयर होती है, ठीक है, बहुत पतली होती है। तो देखो ये जो वॉल है ये क्या है, एम्प्टी स्पेस कैविटी, एंड ये आपका ब्रोंकाई है। ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर आपका यानी कि इस बलून का जो एम्प्टी स्पेस होगा उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, है ना, जबकि वॉल की जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उसमें आपका CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो CO2 क्या करता है, वो यहाँ से यहाँ मूव करता है, एंड ऑक्सीजन जो होता है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज में अंदर क्या होगा, ब्लड। अच्छा, ब्लड जो होता है वो आपका किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो इस ब्लड को जो रेड कलर होता है वो RBC से मिलता है, यानी कि रेड ब्लड सेल। देखो जो आपकी ब्लड है वो अपने आप में भी सेल से बनी हुई है, ठीक है, तो वो जिस सेल से बनी उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, यानी कि RBCs। नाउ ये जो आपकी RBC होती है, ठीक है, ये जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी गोल होती है, ठीक है, यानी कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें इस तरीके से आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, गोल गोल सी। अच्छा, अब इस RBC के अंदर होते हैं आपके हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, ठीक है, हीमोग्लोबिन, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। तो ये आप जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपकी हीमोग्लोबिन होती है तो वो उनका कलर जो होता है वो रेड होता है, एंड क्योंकि पूरा ब्लड जो है वो आपका रेड ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ है इसीलिए पूरे ब्लड का कलर भी कैसा है, रेड होता है। ठीक है, तो देखो ये जो आपकी RBCs हैं उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है जब वो मूव करता है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि जब वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर करता है तो वहाँ पर वो इस RBC के अंदर जो HB यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उससे बाइंड कर जाता है, ठीक है, HBO, एंड ये जब बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जितने भी आपके ब्लड में जितने भी RBC होंगे वो सारे के सारे ऑक्सीजन को किस फॉर्म में कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, क्योंकि आपका जो रेड ब्लड सेल होता है वो पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन से बना हुआ है, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, एंड देन ये जो ब्लड आपका है वो वापस से फिर कहाँ जाता है, सेल्स में, ठीक है। अब देखो ये आपकी सेल है, ठीक है, तो सेल में क्या होता है, ये HbNO जो होता है वो ब्रेक हो जाता है एंड ये ऑक्सीजन फिर यहाँ से यहाँ सेल में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। तो यही अब दोबारा से देखिए, देयरफॉर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द कैपिलरीज एंड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन।
तो देखो ये ऑक्सीजन है, जब कैपिलरीज में जाएगा तो कैपिलरीज में आपका ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड जिस सेल से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है जब ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करता है तो फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड देन ये जो ब्लड है फिर इसी फॉर्म में यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में फिर डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है आपकी बॉडी में। एंड जैसे ही सेल्स तक ये पहुंचता है उसके बाद फिर ये हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है एंड ऑक्सीजन फिर सेल्स के अंदर चला जाता है एंड हीमोग्लोबिन फिर बेचारा अकेला हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये आपको आई होप ये लाइन समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको इस टाइम पे नहीं भी आ रही तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है और किस तरीके से वो रेड कलर देता है एंड किस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द सेल्स। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपको बाइंड नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करता। ठीक, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यूज। तो देखो हमने अभी देख लिया कि गैसे एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी से जितना भी CO2 होता है वो ब्लड एल्वियोलाई की कैविटी में चला जाता है एंड एल्वियोलाई की कैविटी से जितना भी ऑक्सीजन होता है वो ब्लड की कैपिलरीज में चला जाता है। अब जब ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को जब सेल्स में लेकर आती हैं तो वहाँ पर फिर कैसे एक्सचेंज होता है, अब वही चीज़ बताई गई है। तो देखो गैसेस एक्सचेंज इन टिश्यूज। तो देखो इन द सेल्स कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंसेस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि रेस्पिरेशन को करने के लिए आपका ऑक्सीजन चाहिए रहता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज होता है ठीक है वो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एंड वाटर वेपर रिलीज करता है एंड साथ में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है ना। तो इसीलिए कंटिन्यूसली आपके सेल्स में क्या बन रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी सेल्स में अगर अक्यूमुलेट होता रहेगा तो इट विल कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स, दैट इज वाई इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए वी हैव ब्लड जो कि इस सेल से ठीक है जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ले जाता है, यानी कि ब्लड जो है CO2 को कैरी कर लेता है एंड देन कहाँ पहुँचा देता है, एल्वियोलाई में, जहाँ पे आपने देखा ही था कि किस तरीके से एल्वियोलाई में आपका ब्लड कैपिलरीज जो CO2 लेके आती हैं वो आपका डिफ्यूज हो जाता है एल्वियोलाई की कैविटी में एंड कैविटी से फिर वो ब्रोंकाई में जाता है, सॉरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्राकिया, फेरिंग्स, नेजल पैसेज, नॉस्ट्रल्स एंड देन फिर फाइनली एलिमिनेट, है ना। तो इस तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है। तो सबसे पहले देखो होता कैसे है। तो देखो इन द सेल्स इन द टिश्यू फ्लूइड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेस। देखो क्योंकि आपके सेल्स में आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें जितना भी ऑक्सीजन होता है वो सारा यूज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर यूज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर घट जाता है। एंड जो CO2 है, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है तो उससे CO2 बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ता जाता है जैसे जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब इस CO2 को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो आपकी सेल्स होती हैं इसके भी साइड में आपकी क्या लगी हुई होती हैं, कैपिलरीज, क्या लगी होती हैं, कैपिलरीज, ठीक है। एंड इस कैपिलरीज में आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप पूछेंगे ये ऑक्सीजनेटेड क्यों है, क्योंकि ये ब्लड आ रहा है आपका सीधा एल्वियोलाई से, ठीक है। एंड एल्वियोलाई में आपने देख ही लिया था कि कैसे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलाई है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देती है कहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज में, एंड ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब सेल के आसपास में हमेशा एक ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है,
बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सीधा कहाँ से आ रही है, एल्विलाई से। जबकि इस सेल में खुद कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा। तो देखो सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन वेरी हाई, ब्लड यहाँ कैपिलरीज में CO2 कंसंट्रेशन वेरी लो, ठीक है। सिमिलरली इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो है वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि ये सीधा कहाँ से आ रही है, आपका एल्विलाई से, ठीक। तो इसीलिए इसका ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। एंड इधर इसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम, क्योंकि सारा रेस्पिरेशन में यूज़ हो गया। तो ऑक्सीजन अपने हाई कंसंट्रेशन यानी कि ब्लड कैपिलरीज से कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई कंसंट्रेशन यानी कि सेल में है, तो वहाँ से कहाँ मूव करेगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो इस तरीके से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी से सेल में जाएगा एंड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस ब्लड कैपिलरीज में पहुँच जाएगा। अब देखो ये ब्लड कैपिलरीज जो अभी तक बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड थी, अब क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड हो जाएंगी, यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज पूरी तरह से अब CO2 से भर जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, फिर से जाएंगे एल्विलाई के पास, फिर से अपने आप को ऑक्सीजनेट करवा के आएंगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहता है 24 आवर्स, ठीक है। तो देखो देयरफॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो मैंने आपको बताया ही था कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को किसके फॉर्म में लेकर जाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके रहता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहता है। तो जब इसको अंदर जाना रहता है तो वो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है एंड तब ये ऑक्सीजन आपकी फ्री हो जाती है एंड देन वो फिर एंटर कर जाती है सेल्स में। एंड सेल्स में फिर अगेन क्या होगा, वो अगेन यूज़ हो जाएंगी रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस ऑन रिपीट होता ही रहता है, ठीक है। तभी आप 24 आवर सांस लेते हो। कभी भी आप सांस अपनी रोकते हो क्या, नहीं। तो देयरफॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन रिलीजिंग, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो HBO होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो फ्री हो जाता है। जैसे ही वो फ्री होगा फिर वो वापस से सेल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन लो है एंड यहाँ कैपिलरीज में बहुत हाई, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू वो मूव कर जाता है, विच डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू, तो कैपिलरीज से टिश्यू के अंदर यानी कि सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। एंड देन इनटू ईच एंड एवरी सेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गैसेस एक्सचेंज होता है टिश्यू के अंदर एंड गैसेस एक्सचेंज आपने एल्वेलाई में देखा ही था, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वेलाई एंड टिश्यू में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है कि किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती हैं टिश्यू में या आपके एल्वेलाई में। एल्वेलाई में ज़्यादा पूछा जा सकता है, टिश्यू में कम चांसेस है। तो पर आप प्रिपेयर दोनों को करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करिएगा, प्रिपेयर करिएगा एंड कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखिएगा, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो देखो ये जो आपका प्रोसेस होता है ब्रीथ करने का, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स इनटू द आउटर एनवायरनमेंट, ये प्रोसेस आपका एक फोर्स, एक प्रेशर की डिमांड करता है, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे नॉर्मली नहीं हो सकता है। देखो जब आप सांस लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो ये चेस्ट है वो थोड़ी बाहर की ओर आती है ना, आउटवर्ड आती है, आप खुद ही फील कर सकते हो, ठीक है। एंड सिमिलरली जब आप एक्सहेल करते हो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी अंदर की ओर जाती है ना। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी थोड़ी ब्रॉड हो जाती है एंड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं तो जो आपकी चेस्ट कैविटी वो अंदर की ओर चली जाती है। तो देखो ये आपका कुछ बलून जैसा कॉन्सेप्ट है, जैसे बलून है, ठीक है। तो जब हम उसमें एयर डालते हैं तो वो क्या होती है, वो फूल जाती है एंड जब उससे एयर को आप उस पर प्रेशर लगाकर रिलीज करोगे तो वो पचक जाएगा, है ना, यानी कि पतला हो जाएगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, जब आपकी चेस्ट ब्रॉड होती है तो उससे आपकी चेस्ट कैविटी जो होती है उसका स्पेस जो है बढ़ जाता है, तो उससे जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा का सारा लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है।
एंड जब आप एक्सहेल करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, चेस्ट कैविटी जो होती है वो आपकी प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो उसमें जितना भी एयर भरा होगा यानी कि जितना भी CO2 होगा वो आपका फिर निकलना चालू हो जाएगा एंड फिर वो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू आउटर एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ये आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, द प्रेशर इनसाइड आवर चेस्ट कैविटी एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आपके चेस्ट कैविटी में प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इतना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, तो हमारे जो आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल आता है। एंड जब आपकी चेस्ट कैविटी का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इतना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे भी कम हो गया है, तो फिर जितना भी एटमॉस्फेयर में एयर होगी वो हमारे बॉडी में चली जाएगी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसको फिर से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं, जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तब क्या होता है। देखो, जब हमें ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है तो हमारा जो चेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो आगे की ओर फॉरवर्ड मूव करती है। ठीक है, तो देखो ये आपका रिब्स है। ठीक है, ये आपकी रिब्स है एंड रिब्स के अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स हैं हमारी। ठीक, तो क्या होता है, ये जो मसल्स हैं अलोंग विद द रिब्स ये आपकी फॉरवर्ड मूव करती है। ठीक है, आगे की ओर मूव करती हैं। ठीक है, अब इसके नीचे लगा होता है डायफ्रागम। ठीक है, इसको सपोर्ट देने के लिए। तो जब ये मसल्स ऐसे खींचेंगी आगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पतला होना चालू हो जाएगा ना, तो ये धीरे 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 स्ट्रेट हो जाता है। होता डायफ्रागम कर्व है बट वो क्या होता है, क्योंकि मसल्स आगे की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ रही तो वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट होना चालू हो जाता है। पहले कैसा था, इस तरीके से कर्व, पर वो कैसा होता है फिर धीरे 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 स्ट्रेट हो जाता है क्योंकि आपकी जो चेस्ट है वो आगे आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब उसकी वजह से आपकी जो चेस्ट की कैविटी है उसमें स्पेस जनरेट हो जाता है एंड यानी कि प्रेशर उसमें काफ़ी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो तो नॉर्मल है एंड आपके लंग्स में जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली जब हम इनहेल करते हैं तो सारी एयर हमारे लंग्स में फिलअप हो जाती है। ठीक है, अब देखो जब एक्सपायरेशन करते हैं यानी कि एक्सहेल करते हैं तब क्या होता है, उस केस में जो आपकी चेस्ट है वो आपकी धीरे 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 बैकवर्ड मूव करने लगती है। ठीक है, तो आप देखते होंगे आपकी जो चेस्ट है वो अंदर की ओर जा रही है। अब जब वो अंदर की ओर जा रही तो आपका डायफ्रागम पहले स्ट्रेट था, तो अब क्या करने लगेगा, वो और मूव करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, तभी तो आपकी जो मसल्स है वो भी सिकुड़ेंगी ना, तो इसीलिए वो क्या करता है, इस तरीके से सिकुड़ने लगता है। सिमिलरली जो आपकी चेस्ट है वो आउटवर्ड की जगह इनवर्ड आने लगती है, तो उसकी वजह से चेस्ट कैविटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, इतना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, यानी कि गैसेस। तो CO2 का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है एंड प्रेशर जो है वो भी बहुत ज़्यादा है एंड बाहर उतना प्रेशर नहीं है, तो क्या करेगा, हाई से लो में चला जाएगा। तो CO2 जो होता है वो चेस्ट से निकलकर फिर आपके नॉस्ट्रल से बाहर एटमॉस्फेयर में मूव इन कर जाता है। ठीक है, तो देखो जब आप सांस लेते हो तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है, देखो ये आउटर मूवमेंट दिखाने के लिए उन्होंने साइड साइड में इस तरीके से किया है कि किस तरीके से चेस्ट जो है वो आउटर मूव कर रही है एंड जो डायफ्रागम है वो आपका इस तरह से कर्व होने की जगह सीधा होने लगा है ताकि जो चेस्ट है वो आगे मूव करे। ठीक है, जिसकी वजह से चेस्ट की कैविटी बढ़ जाएगी एंड वो जो एयर है वो अंदर आ जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट केस में देखो, एंड जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, ठीक है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ये जो आपकी क्या कहते हैं रिब केज होती है वो आपकी अंदर आने लगती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो डायफ्रागम है वो आपका स्ट्रेट हो गया था जब हमने इनहेल किया, तो सबसे पहले फिर से सिकुड़ना चालू करेगा, तो जब वो सिकुड़ेगा तो आपके जो उसके साथ मसल्स हैं वो धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी में प्रेशर काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड उसकी वजह से जितना भी उसमें एयर होगा यानी कि जितना भी एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सारा निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में।
देखो सेम कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से आप बलून लीजिए, आप उसको प्रेस करना स्टार्ट करिए, तो उसमें क्या होगा, जब आप प्रेशर डालोगे तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना, तो उसमें जितनी भी एयर होगी, गैस होगी, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जिस तरीके से आपका ये जब सिकुड़ना स्टार्ट होता है तो उसमें जितना भी गैस है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फिर क्या करती है, धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट करती है। तो वो फिर ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेजल पैसेज, फिर नेजल पैसेज से नॉस्ट्रल से वो बाहर मूव कर जाएगी। तो ये है आपका ओवरऑल प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी कि अमाउंट, आपके ब्लड में अगर कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग अगर हेल्दी है तो 12 से 18 ग्राम ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड में 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड कैरीज 12 to 18 ग्राम्स ऑफ HB हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो यानी कि ऑक्सीजन जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन वो भी कम हो जाएगा। तो अगर आपकी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ज़्यादा एनर्जी नहीं बनाएंगी, यानी कि आप बहुत थके थके फील करोगे, बहुत टायर्ड फील करोगे। इसीलिए अगर किसी भी किसी भी ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको आयरन रिच खाना दिया जाता है जिसमें आयरन ज़्यादा हो, जैसे कि स्पिनच, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका आयरन से बनता है। तो अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, दैट इंडिकेट्स आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो आयरन रिच फूड लेने से हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आ भी सकता है, ठीक है। तो 12 से 18 ग्राम होता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग उसमें, ठीक है। एंड अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है ब्लड में तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो होगा वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करता है। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन ही ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा ऑक्सीजन भी बाइंड नहीं होगा। ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बाइंड होगा तो सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ज़्यादा एनर्जी नहीं बनेगी। ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी तो आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, थकान महसूस होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली एक दूसरे से लिंक्ड अप है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली बात। अब दूसरा आता है ब्रीदिंग रेट, 1 मिनट में कितनी बार हम ब्रीथ करते हैं। तो ये होता है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में जो कि हेल्दी है, उसमें होता है आपका 14 से 15 बार। 1 मिनट में हम 14 से 15 बार ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं एंड इसको भी आप याद रखें तो बेहतर होगा, ठीक है।